वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। सभी के पास ऑडियो वीडियो आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सीएफआर। सीएफआर में हमने देखा था बेटा, एक क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने आप लोगों को करने दिया था। एक तो आप लोगों को एनसीआई निकालने के लिए दिया था, और दूसरा जो पोर्शन था वो आपको अदर इक्विटी कैलकुलेट, अदर इक्विटी भी दिया था ना? यस सर। किया है क्या आपने कैलकुलेट? क्या आपने एनसीआई और अदर इक्विटी कैलकुलेट किया है? सर नहीं हुआ सर, कोशिश तो करी थी। सर, अच्छा, सर, कोशिश तो करी थी लेकिन नहीं हुआ। हाँ सर, नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं हुआ सर। चैप्टर ही सर। चलिए चलिए चलिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, किया था तो कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम तभी है जब करते ही नहीं है। चलिए सर, क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15। यस सर, 15। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बेटा, पहले कैलकुलेट करते हैं अदर इक्विटी। पहले कैलकुलेट करते हैं अदर इक्विटी। एक मिनट। पहले हम निकालते हैं बेटा अदर इक्विटी की वैल्यू। अदर इक्विटी, चलिए किसकी अदर इक्विटी लिख रहे हो आप? सबसे पहले ये बताओगे। सबसे पहले तो लिखेंगे साहब होल्डिंग कंपनी की अदर इक्विटी। होल्डिंग कंपनी की अदर इक्विटी कितनी बता रखी है आपको? पी लिमिटेड की अदर इक्विटी सर 460। 460। चलिए साहब, ये तो लिख दिया। अब क्या करें? तो बोले समझने के लिए मैं कहता हूं बेटा, आप एक बात बताइए कि अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में हम लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। यही तो काम करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। चलिए साहब अभी कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं आर की। आर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। चलिए, आर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था बेटा? आर का पूरे साल का प्रॉफिट कितना था? 120, पोस्ट एक्विजिशन 70। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था बेटा। जैसे ही जवाब दे, जवाब देने के बाद अपना माइक ऑफ कर दे। 120 माइनस 50 वैल्यू हो गई साहब 70। तो आर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 70, और इस 70 पूरे साल का था। एक्विजिशन किया गया था साल के बीच में, तो बाद में कितने महीने बचते हैं? 6 महीने। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था आर का? बेटा आर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था?
आर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 35। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपको पता है दो जनों को मिलता है, शेयर ऑफ क्यू। एक तो मिल जाएगा आर की होल्डिंग कंपनी को और एक मिल जाएगा शेयर ऑफ एनसीआई। एनसीआई। चलिए, तो 35 का 75%, सर 26.25। 26.25 ये तो मिल जाएगा क्यू को, और 35 का 25% 8.75। 8.75 ये किसको मिल जाएगा? एनसीआई को। चलिए सर, ये तो काम हो गया किसके प्रॉफिट का? आर के प्रॉफिट का। अब निकालते हैं क्यूज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्यू का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। चलिए सर, क्यू का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था? 160 माइनस 100, तो क्यू का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 60। 60 का 6 महीने की वैल्यू, मतलब क्यू का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 30। क्लियर है ये 30 सभी को? यस सर। चलिए, लेकिन क्या क्यू का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अकेला क्यू का ही होगा या उसके पास जो आर से आया है वो भी होगा? जो आर से आया है वो भी आर है से आया वो भी। ये 26 भी तो किसको मिलने वाला है? क्यू को। भैया ये भी तो 6 महीने बाद का ही था, ये भी पोस्ट एक्विजिशन ही था, तो जो आर ने कमाया है वो भी तो अल्टीमेटली किसका है? क्यू का है। तो हम इसमें प्लस कर देंगे, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ आर। आर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना शेयर है? 26.25। तो इसका टोटल हिस्सा कितना हो गया? 56.25। अब इस 56.25 में किस किस को मिलेगा बेटा? एक तो मिलेगा शेयर ऑफ पी को, और किसको मिलेगा? एक मिलेगा साहब शेयर ऑफ एनसीआई को। लिख दीजिए, पी का शेयर कितना होगा? 56.25 का 80%, सर 45। 45। और एनसीआई का शेयर कितना होगा? 56.25 का 20%, 11.25। 11.25। ये लीजिए साहब, हो गया काम। अब मुझे बताइए, अदर इक्विटी लिख रहा हूं पी की, तो पी में क्या लिखूंगा? प्लस कर दूंगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्यू। बेटा अगर मैं क्यू के प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो आर के प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जुड़ गए क्या? यस। भाई Yes, एक sir. बात बताओ, आर ने जो प्रॉफिट कमाया था उसमें एनसीआई का हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी का हिस्सा मैंने क्यू में लाके जोड़ दिया, और क्यू से वो हिस्सा किसके पास आ गया? पी के पास। तो ये जो पी के पास 45 आए हैं, इसमें पी और आर दोनों का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, सॉरी क्यू और आर दोनों का प्रॉफिट। हाँ जी, ये वैल्यू बताइए Yes, मुझे, सही yes, है? sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। याद है आपको, हमने इन्वेंट्री में से तो कम कर दिया था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ इन्वेंट्री, कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था?
4 का, तो हमारे पास अदर इक्विटी कितनी आ गई? अदर इक्विटी की वैल्यू आ गई 501। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछ लो बेटा। सर एक एक क्वेश्चन था सर इसमें। सर हाँ, हमारा बोलिए। जो ये है ना, इसमें ये दिया हुआ था ना 80% और 75% शेयर, तो हाँ, हमने आर का तो 75% निकाल दिया उसमें जो शेयर ऑफ क्यू था, लेकिन जो शेयर ठीक ऑफ है, पी मैंने भी था। निकाला है, मैंने भी निकाला है। हाँ हाँ सर, लेकिन ना जो हम लोग ये क्यू का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें वो एट्टी हाँ, परसेंट का कोई रोल नहीं होगा क्या? कहाँ पे? क्यू के सर पोस्ट जैसे एट्टी एक्विजिशन में परसेंट यहाँ। 80% है तो सही है रहा। अरे हाँ वही लेकिन वो 30। 75 से तो 80% होगा ना। 30 का 80% करो या 30 में 26 जोड़ के किया तो क्या 30 का 80% नहीं हुआ क्या? हो गया सर, हो गया। भाई मैं 30 का हाँ अलग कर देता हूँ और 26 का अलग कर देता हूँ, तब आप मानते हो कि 30 का हो गया। हाँ, और हम नहीं ये नहीं सर, कहते मैं हैं, हाँ सर मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, सर मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। ठीक है। भाई हमने क्या किया है, मैं पहले 30 का 80% करता, फिर यहां से जो 26 लाया था उसका 80% करता। हमने क्या कहा कि भाई क्यू का टोटल प्रॉफिट बता दो कितना है, तो बोले क्यू का पोस्ट एक्विजिशन 30 था, क्यू के पास आर से कितना पोस्ट एक्विजिशन आया है 26, तो क्यू का टोटल हो गया 56, उसका 80% पी को मिलेगा और उसका 20% एनसीआई को मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या नहीं? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ ठीक है, माइक बंद, बाकी लोग बताएं। क्लियर। ओके ठीक है, चलिए बेटा, तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई अदर इक्विटी की। अब हमें वैल्यू निकालनी थी वैल्यू ऑफ एनसीआई। क्लियर? हमारे पास कितनी एनसीआई हमने निकाल रखी थी बेटा? सर हमने एनसीआई निकाल रखी है 100 और 120। क्यू एक तो का निकाल रखा था एनसीआई ऑफ क्यू, क्यू वो 100। और एक निकाल रखा था एनसीआई ऑफ पी। ऐसे लिख लो, एक तो एनसीआई निकाल रखा था आर का एनसीआई और एक निकाल रखा था क्यू का एनसीआई, ऐसे लिख लो। आपने पहले क्या लिखा था? सर हाँ सर, एक्विजिशन एंट्री में आ गया समझ में, हाँ, अच्छा सर। एक्विजिशन एंट्री मुझे ये बताइए, जो एक्विजिशन एंट्री क्यू ने की थी उसमें कितना एनसीआई लिखा था? 100। 100। जो एक्विजिशन एंट्री पी ने की थी उसमें कितना लिखा था? 120। 120। तो टोटल कितना हो गया? 220। 220 प्लस ऐड कर दीजिए शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ, किसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? पहले आर का, आर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एनसीआई को कितना मिला है? 8.75 प्लस कर दीजिए शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्यू, क्यू के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एनसीआई को कितना मिला है? टोटल लगा दीजिए, ये आ जाएगी एनसीआई की वैल्यू, ये लीजिए। दो ही वैल्यू निकालनी थी अपने को, दो वैल्यू ही अपन ने क्वेश्चन में बाकी छोड़ी थी, एक तो बाकी छोड़ा था साहब अदर इक्विटी का वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो पेंडिंग छोड़ी थी वो थी साहब वैल्यू ऑफ एनसीआई। दोनों क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी मुझे अगर बोल के नहीं तो मैसेज करके बता सकते हैं यस और नो। यस सर। हाँ जी, सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका, इसके बाद बैलेंस शीट चेक कीजिए बेटा, बैलेंस शीट मैच होती है क्या? बैलेंस शीट में ये दोनों वैल्यू लिख लीजिए, अदर इक्विटी के सामने 501, एनसीआई के नाम सामने 240, और इसको पूरा नोट कर लीजिए। क्या आपने नोट कर लिया है सभी ने? यस सर। ठीक है, फटाफट से बैलेंस शीट मैच करके बताइए, क्या बैलेंस शीट मैच होती है क्या? Yes, sir. 2546. बैलेंस शीट का टोटल आ रहा होगा 2546। सभी की बैलेंस शीट कंफर्म है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। P acquire 60% शेयर इन Q। P कंपनी ने Q कंपनी में 60% शेयर अक्वायर किए हैं, ठीक है? कब अक्वायर किए बेटा? ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 का मतलब बेटा साल के बीच में। अब जिस दिन साल के बीच में किए होते हैं तो हमारे पास एक समस्या आ जाती है कि हमारे पास उस दिन की क्या नहीं होती है। जब भी हमने साल के बीच में शेयर एक्वायर किए होते हैं फेयर तो वैल्यू। हमारे पास एक समस्या आ जाती है, हमारे पास उस दिन की असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं होती है, और वैल्यू नहीं होती है तो हमें क्या ढूंढना पड़ता है? हमें नेट असेट asset। ढूंढना पड़ता है। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन कहता है कि P acquire 60%, Q makes profit of 10,000 in the year 2017-18। 2017-18 में P ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है पूरे साल में, और एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 6,000 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। चलिए, अब एक बात बड़ा अच्छे से बता दिया, NCI इज वैल्यूड एट 12,000 एट एक्विजिशन। NCI को एक्विजिशन वाले दिन 12,000 पे वैल्यू किया गया था। NCI को एक्विजिशन की डेट को 12,000 पे वैल्यू किया गया था। हाँ जी, इस बात से कुछ पता चलता है क्या आपको? फेयर वैल्यू पता चल जाएगी सर। 60% जो पी ने एक्वायर किया कितने में? 280। Yes, sir. 18,000 आएगी. ठीक है साहब, चलिए इतनी बात तो हम समझ गए, और आगे चलते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बता रखा है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ क्यू बता रखा है। करंट असेट्स बता रखा है। इक्विटी शेयर्स बता रखा है। अदर इक्विटी बता रखा है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स एंड डिविडेंड पेएबल बता रखा है। आपको क्या बताना है? शो कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ पी। तो बेटा सेपरेट तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, पहले से ही बनी हुई है, उसी को दोबारा लिख देंगे। आपको क्या बनाना है? आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। क्या आप इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या? हाँ। ट्राई कीजिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। पहले आप ट्राई कीजिए 5 मिनट, फिर आगे हम ट्राई करते हैं। कोई 5 मिनट तक बोलेगा नहीं, सब केवल अपनी कॉपी पे काम करेंगे, ठीक है? 5 मिनट तक सबका माइक ऑफ हो,
सब अपनी कॉपी पे काम कर रहे हो कि क्या क्या हम कर सकते हैं। क्लियर?
हाँ जी, हो गया सभी का क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। सर गुडविल सर 4000 है क्या? सर अभी तो नेट एसेट निकला है सर, बता रहे हो? 4000। नहीं, गलत है। 3000 है सर। 3000। आपने सबसे पहले क्वेश्चन कहां से करना कैलकुलेट किया था? सर नेट एसेट्स निकाल। नेट एसेट से सर। वेरी गुड। क्या मैंने आपको ये सिखाया है? सबसे इजी चीज नो वही सर, ना कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाई थी, फिर उसके बाद एक्विजिशन एंट्री बिल्कुल, मैंने आपको हमेशा कह रखा है आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। बेटा आपने अगर सारे वर्किंग नोट बना दिए और आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना अगर स्टार्ट नहीं किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ध्यान रखना अच्छे से। तो सबसे पहले आप बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर आंसर हमेशा हमें किस पे मिलते हैं बेटा? ये मान के चलना तुम्हारा एग्जाम पता नहीं ऑनलाइन हो ना हो, तो अगर तुम्हारा एग्जाम रिटन मोड में हुआ तो तुम्हारे लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर नहीं लिखना होगा तुम्हें केवल, ठीक है? चलिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड, पी लिमिटेड ही नाम है ना साहब, पी लिमिटेड है 31 मार्च 2018। सबसे पहले मुझे पता है साहब, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पीपीई। कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू को ऐड करके लिख दो। 50,000 प्लस 30,000 वैल्यू हो जाएगी 80,000। पीपीई के बाद में मुझे क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट कभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आता नहीं है। फिर मुझे लिखना है करंट असेट्स। करंट असेट्स की वैल्यू है साहब 20,000, 14,000, 34,000। और कुछ दिया हुआ नहीं है, एक आइटम और आ सकता है तो मैं एक आइटम की जगह छोड़ देता हूं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो आपको बताया हुआ बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बता रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखा है 25,000। क्लियर है? इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद हमें चाहिए साहब अदर इक्विटी। सर हम इक्विटी शेयर तो इसकी लेंगे ना, पी अच्छा लिमिटेड। सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखा है 60,000, मैंने सब्सिडरी कंपनी का लिख दिया। अदर इक्विटी लिखेंगे। अदर इक्विटी के बाद ये थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है, आप इनको सही से लिखे। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, एक लाइन छोड़ देते हैं एनसीआई के लिए। एनसीआई के बाद एक लाइन हो सकता है गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाए। उसके बाद हम कहते हैं साहब ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कितना था? 15,000 प्लस 9,000, 24,000। और एक डिविडेंड पेएबल लिखा हुआ है क्यू की बैलेंस शीट। ठीक है, इसको समझेंगे, लिख तो देते हैं डिविडेंड पेएबल, इसको थोड़ा सा समझ के लिखेंगे। ये लीजिए, इतना काम तो हो गया। अब बेटा अगर आप इतना काम करके आ चुके होंगे तो आपको कुछ तो देगा, कोई नंबर तो देगा भाई। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने भी बनाई है, ठीक है? चलिए अब इतना बना के छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम भी वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं। कौन सी डेट की नेट एसेट कैलकुलेट करनी है हमें?
हमें नेट एसेट कैलकुलेट करनी है बेटा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। 1 मिनट रुकिएगा। हमें नेट एसेट कैलकुलेट करनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना साहब? नेट एसेट ऐसे ही तो कैलकुलेट की जाती है, जब साल के बीच में कैलकुलेट करनी हो। 1/10/2017 की कैलकुलेट करनी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल था 25,000 प्लस अदर इक्विटी टिल कौन सी डेट तक का प्रॉफिट चाहिए? कौन सी डेट तक का प्रॉफिट चाहिए? 1/10/2017 तक का। अच्छा चलिए साहब, तो प्रॉफिट कितना ऐड कर देते हैं? प्रॉफिट 5,000। 1/10/2017 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 5,000 सर। 5,000 कैसे? सर 10,000 का टोटल इनकम है, ईयर एंड पे डिवाइड कर दो, मतलब मिड ईयर में डिवाइड कर दो हाफ। सर 6 मंथ का निकालेंगे इसलिए। 10,000 का 6 मंथ का कितना हो गया? 5,000। तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 30,000। बेटा एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका और बताता हूं। क्वेश्चन में कह रखा है कि एनसीआई को वैल्यू किया गया 12,000 में, ठीक है। एनसीआई अगर जब भी आपको असेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू नहीं दी होती है तो एनसीआई को किस पे निकाला जाता है? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे। तो अगर मैं इससे वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आप मुझे नेट एसेट की वैल्यू बता सकते हैं? बता सकते हैं। 12,000 का एनसीआई था 40% के लिए, तो टोटल नेट एसेट कितनी हो गई? 30,000। तो आप इससे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? दोनों में बता दो भैया, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? इस क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है कि एनसीआई को हमने 12,000 पे वैल्यू की है, तो आप सीधा एनसीआई से भी नेट एसेट निकाल सकते हो। ओके यस सर। चलिए अब कर लेते हैं बेटा एक्विजिशन एंट्री। सर मेरा एक डाउट था। डाउट मैं एक्विजिशन एंट्री के बाद में पूछता हूं आपसे। एक्विजिशन एंट्री बताइए। सर नेट एसेट डेबिट 30,000 से, गुडविल डेबिट 3,000 से। अकाउंट डेबिट, अरे धीरे 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 तुम, मैं लिख दूंगा, मैं अपने आप पूछ लूंगा कोई वैल्यू पूछनी होगी तो। नेट एसेट अकाउंट डेबिट 30,000 टू कंसीडरेशन में 21,000 और टू एनसीआई खुद ने ही बता रखा था 12,000। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास क्या आ गया? गुडविल आ गया, 3,000। तो गुडविल की वैल्यू हो गई 3,000। टोटल वैल्यू हो गई 1,17,000। इतना सभी को क्लियर है क्या? अब बताओ शेफाली, आप क्या पूछ रहे थे? सर इसमें ना हमारे को जो बैलेंस शीट में दे रखा है ना अदर इक्विटी, इससे तो कोई मतलब जैसे ऊपर जो हमें दे रखा है 10,000 का प्रॉफिट है होल ईयर का, और 4,000 का हमारे को वो दे रखा था लास्ट का ये ना सही, या सर ऊपर नीचे तो नहीं हो गया ना इसमें बैलेंस शीट में कहीं? तो इसीलिए 4,000 का 4,000 अरे एक जना बोल सकता है ना एक साथ। 4,000 का
इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इस क्वेश्चन में आप यहां से निकालेंगे, ये ज्यादा बेटर है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, यहां से निकाल लीजिए। ओके सर। ठीक है, हाँ अब बताइए, और किसी को दिक्कत? कोई और भी बोल रहा था बीच में? हाँ जी, सर कोई नहीं बोल रहा था, वो नेटवर्क इश्यू था। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप ये वाला सॉल्यूशन करें, ये ज्यादा बेटर है। ये तो मैंने केवल समझने के लिए आपको बताया है कि ऐसे भी निकाला जा सकता था, लेकिन ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में आप इसी के साथ जाएं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाइड कर रखा है क्वेश्चन ने, तो आप इसके साथ चले जाएं। ये वाला ऑप्शन इसलिए आता है सर, आपने वो शुरू वाला क्यों छोड़ा? बेटा उससे थोड़ा सा डिविडेंड का इश्यू है, डिविडेंड की टाइमिंग के हिसाब से निकालता हूं तो मैं यहीं पे पहुंचता हूं, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए और क्या क्या चाहिए? बेटा और आपको चाहिए अदर इक्विटी, यहीं पे लिख देते हैं अदर इक्विटी। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। होल्डिंग कंपनी का अदर इक्विटी बताइए भाई, होल्डिंग कंपनी का अदर इक्विटी 16,000 कितना है? 16,000 16,000। होल्डिंग कंपनी का अदर इक्विटी है साहब 16,000। ठीक है साहब, अब मैं कहता हूं कि प्लस शेयर इन, प्लस शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ, कौन सी कंपनी है? क्यू। क्यू के प्रॉफिट में शेयर कितना है? तो क्यू का प्रॉफिट बताइए। क्यू का प्रॉफिट था 10,000 पूरे साल का, पोस्ट एक्विजिशन था 6 महीने का, और उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था? 60%, सर 3,000 3,000। कितनी वैल्यू आ गई? 19,000। 19,000। सर एक बात बताओ, आपने डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं है ना? हाँ यस सर। डिविडेंड तो माइनस किया ही नहीं। एक बात बताओ बेटा, क्या सब्सिडरी कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड की एंट्री कर रखी है क्या? यस सर, बैलेंस शीट में आ रही देखो है। सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में पहले से ही शो हो रहा है डिविडेंड पेबल। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी में डिविडेंड की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, तो सब्सिडरी कंपनी वाली अदर इक्विटी में से हमें डिविडेंड माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले ही बुक में ट्रीट हो रखा है। अगर उसकी एंट्री नहीं हो रखी होती तो फिर मैं यहां पे डिविडेंड भी माइनस करता। क्लियर है सभी को? यस सर। भाई नहीं सर, डिविडेंड को पहले से ही अगर लायबिलिटी में दिखा रखा है, इसका मतलब डिविडेंड ट्रीट हो रखा है, और अगर डिविडेंड ट्रीट हो रखा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, देखो यहां तो डिविडेंड लायबिलिटी में दिखा रखा है, लेकिन होल्डिंग कंपनी के यहां डिविडेंड रिसीवेबल नहीं दिखा रखा। यस सर। लेकिन अब जब आप होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें डिविडेंड रिसीवेबल भी आना चाहिए। हाँ आएगा आना सर, चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्योंकि हमने अदर इक्विटी में तो ऐड नहीं किया। भाई आप कहते हो सब्सिडरी कंपनी में से माइनस नहीं किया, पूरा का पूरा 10,000 ले लिया। क्यों ले लिया 10,000? क्योंकि डिविडेंड पेबल की एंट्री हो रखी थी। समझ गए? ठीक है साहब, हो रखी थी, बिल्कुल मान लिया हो रखी थी।
लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर उसके यहाँ पे डिविडेंड पेएबल लिखा हुआ है तो होल्डिंग के यहाँ पे डिविडेंड रिसीवेबल में तो लिखा हुआ होना चाहिए था, यस सर। लेकिन नहीं लिखा हुआ। ठीक है साहब, नहीं लिखा हुआ तो हम जब दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिख देंगे, लेकिन एक समस्या है। मेरी वाली बैलेंस शीट में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो याद कर लेना, एक बार समझ लेना, बस लिखना मत आप, डिविडेंड रिसीवेबल मुझे लिखना चाहिए था, कितने का लिखना चाहिए था, कितने का लिखना चाहिए था, 6000 का टोटल डिविडेंड था, उसमें से होल्डिंग कंपनी को कितना मिलने वाला था, 60%। 60%। 60%। तो मुझे कितना लिखना चाहिए था, 3600, और यहां मैं लिख देता हूं कितना, 6000। क्लियर है? लिखना मत आप ये दोनों वैल्यूज। जी ये सर। बात तो समझ में आ गई? जी। ठीक है, अदर इक्विटी लिख चुके हैं, एनसीआई और कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, एनसीआई की वैल्यू बता दीजिए। 12,000। हमने कहा एनसीआई ऑन एक्विजिशन कितना था, 12,000 प्लस पोस्ट Profit। एक्विजिशन प्रॉफिट। एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना, 4,000। 10,000 का 6/12 का 40%, 2,000। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, देखो 10,000 का 6 महीने का 40% माइनस डिविडेंड कितना, 10,000 का 40%, बट सर 6 महीने का। अरे 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 6 महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा डिविडेंड में। डिविडेंड मैंने कहा है जिस दिन मिलता है उसका होता है सर 2400। 2400 माइनस कर दो। एक कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करूंगा, अभी बोलने की जरूरत नहीं। 11,600 कितना आ गया एनसीआई? ठीक है साहब, एनसीआई 11,600। किसी को दिक्कत नहीं है इस एनसीआई में अभी तक? नो सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये बैलेंस शीट है पी लिमिटेड की। पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डिविडेंड पेएबल 6,000, पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीवेबल 3,600। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए या नहीं हो जाने चाहिए? हाँ हो जाएंगे कैंसिल। म्यूचुअल आइटम यस सर। हटा दीजिए, यहां से डिविडेंड रिसीवेबल हट गया, यहां से डिविडेंड पेएबल में से 3,600 हट गए, कितने आ गए? 2400। ये 2400 किसको मिलने वाले हैं? ये 2400 किसको मिलने वाले हैं? क्यू एनसीए लिमिटेड। एनसीआई को, क्योंकि आपने कहा हमें 6,000 का डिविडेंड देना था, उसमें से 60% तो हमें ही वापस लेना था, इसलिए हमने 3,600 को तो क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, और डिविडेंड पेएबल कितना दिखा दिया, 2,400। बेटा आपको समझ में आया मैंने यहां से डिविडेंड लेस क्यों किया? देखो यहाँ पे लेस नहीं किया था और यहाँ पे किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे अलग से डिविडेंड की लायबिलिटी दिखा रखी है। हमने कह दिया एनसीआई को कि आप मान लो आपको डिविडेंड हम देंगे, देंगे मतलब आप अपने हिस्से में से कम कर दीजिए, आप डिविडेंड के अलावा बचा हुआ पैसा बता दीजिए। क्लियर है? यस सर। अब बता दीजिए किसी को पूरे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है किसी भी अमाउंट में? हमें इसको डिविडेंड पेबल को डिविडेंड रिसीवेबल को शो नहीं करना ना, ऐसे हमारे को मतलब कुछ लिखना थोड़ी पड़ेगा नोट वगैरह ना में। लिखने की कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 2400 लिख दीजिए,
यहां ऐसा जरूर लिख सकते हैं 6000 माइनस 3600। ओके सर। सर ये डिविडेंड वाले पॉइंट से जो सेपरेट बैलेंस शीट बनेगी मेरी, ठीक है सर, हाँ, उसमें कोई फर्क आएगा? सेपरेट बैलेंस शीट में आपको पी लिमिटेड के यहाँ पे डिविडेंड रिसीवेबल भी दिखाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। अब आपका काम केवल इतना ही है बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेंगे कल की क्लास में, और पी लिमिटेड की सेपरेट बैलेंस शीट बनाएंगे दोबारा से। ठीक है, जी पी सर। लिमिटेड की सेपरेट बैलेंस शीट बनाएंगे दोबारा से। क्लियर है सभी को? पी और क्यू दोनों की, जी पी सर। और क्यू दोनों की सेपरेट बैलेंस शीट दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, यस सर। अब ये सर एज इट इज बनेगी, चेंज होके बनेगी, ये आपको सोचना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना करने के बाद आप डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे अच्छे से। सर मुझे ये एनसीआई नेट एसेट्स आपने जो एनसीआई से निकाला ना ये वो तो वाला नहीं समझ में, निकालना, ये वाला निकाल लो। हाँ सर ये तो मुझे समझ में आ गया। तो लेकिन बस ऊपर जैसे वाले को हम, छोड़ दो, नहीं निकालना। हाँ, सर हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक ना वो उस किया था क्वेश्चन ना, मैंने कह दिया वो कैलकुलेट नहीं करना, ये समझ लो तुम। सर मैं वो हटा दो कैलकुलेट उसको ये। नहीं कर रही सर, मैं आप अपने रिवेलेशन, सॉल्यूशन में से हटा दो ये लो। सर कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है ना, मैंने मैं कह दिया उस, आप इसमें से हटा दो, इससे निकाल लो आप एनसीआई। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में ये गिवन है, आप जैसे को कंफ्यूजन आता है, इसीलिए उन्होंने एनसीआई पहले से दे रखा था। ठीक है, कि एनसीआई हमने दे लिया, आप नेट एसेट एनसीआई से निकाल सकते हैं। वो तो मैंने केवल आपको सेफ साइड के लिए बताया था, जरूरत नहीं है, इससे निकल सकता है। ओके सर। ओके, आपको पीछे वाली कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, इससे निकल जाएगा। क्वेश्चन आपको से कर रही थी ना तो मेरा अलग आ रहा था मुझे आंसर ही। पता है आपका अलग आएगा, दूसरे क्वेश्चन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको ये बताया कि आप यहां से निकाल दीजिए। ओके सर। ओके, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। सर। बाय सर।